जय हिंद डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी। बहुत बहुत आभार सभी का प्यारे बच्चों, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कंटिन्यूड लव एंड सपोर्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और नेक्स्ट पेपर 32 आपके सामने आने वाला है प्यारे बच्चों। इंग्लिश मॉक टेस्ट 32 बहुत ही बेहतरीन पेपर, ध्यान से सुनना होगा। मॉडल पेपर के पैटर्न पर ही आधारित प्रॉपर एक पेपर है। एयरफोर्स एक्स वाई सेकेंड 2026 का इंग्लिश का पेपर है टारगेट, ठीक है। मॉक टेस्ट 32। सो जिसका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने मैं आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ठीक है ना। फटाफट से, बिना टाइम के मुझे फटाफट से आप सभी बताएंगे कि आपके नंबर कितने आए, मार्क्स आपको सभी को शेयर करने हैं। और सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत बेहतर तरीके से कराने वाले हैं, ठीक है। सामने वंशिका मैम बैठी हुई हैं। इफ यू विल फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, तो क्या करना है, यू विल गेट अ सुटेबल रिवार्ड फॉर दिस। आपको स्पॉटिंग एरर बतानी है प्यारे बच्चे। क्या बताना है? स्पॉटिंग एरर। बहुत सिंपल स्पॉटिंग एरर है। यदि आपने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा है, कभी भी इफ क्लॉज फ्यूचर में नहीं हो सकता। यदि तुम मेरी सलाह मानोगे या तुम मेरे बातों को मानोगे तो 100% तुम्हें एक पक्का एक रिवॉर्ड मिलेगा, एक सम्मान मिलेगा, एक गिफ्ट मिलेगा इस चीज के लिए। इफ यू विल फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, दो क्लॉज दिए गए हैं। प्रेजेंट क्लॉज मतलब इफ क्लॉज, और मेन क्लॉज। मेन क्लॉज फ्यूचर में है तो प्रेजेंट क्लॉज कभी फ्यूचर में नहीं हो सकता। मतलब ये किस में होगा? सिंपल प्रेजेंट में होगा। तो हम यहां क्या क्वेश्चन कहेंगे? इफ यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस देन 100% श्योरली यू विल गेट अ सुटेबल रिवार्ड फॉर दिस। मतलब सर कहां एरर है? 100% यही पार्ट में गलती है प्यारे बच्चे। कहां गलती है? 100% ये पार्ट में गलती है। मतलब ये कभी फ्यूचर में, इफ क्लॉज कभी फ्यूचर में नहीं हो सकता। इफ क्लॉज क्या होता है प्यारे बच्चे? वो वाला क्लॉज, वो वाला हिस्सा सेंटेंस का, कंडीशनल सेंटेंस का वो हिस्सा जिसमें एक कंडीशनल वर्ड आते हैं, उसको इफ क्लॉज कहा जाता है। इफ यू विल फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस यू विल गेट अ सुटेबल रिवार्ड फॉर दिस। इसका मतलब ए पार्ट में गलती हो गई। ये क्या होगा? इफ यू विल होगा या यू फॉलो, केवल यू आएगा, विल नहीं होगा। इफ यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस यू विल गेट अ सुटेबल रिवार्ड फॉर दिस। पहले का सही आंसर ए होगा। किस पार्ट में गलती है? किस पार्ट में गलती है? ए इज द राइट आंसर। क्लियर? फटाफट बताओ समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, आपके सामने। ही हैंकर्स मनी। फटाफट बताओ भाई क्या आएगा क्वेश्चन में प्यारे बच्चों। हैंकर एक वर्ब है और याद रखना हैंकर के साथ आने वाले प्रीपोजिशन मेनली क्या होते हैं, लिख लेना। हैंकर डिजायर, हैंकर डिजायर, और दूसरा होता है हैंकर डिजायर, कह रहा हूं हैंकर आफ्टर, AFTER, और हैंकर के साथ फोर। आफ्टर और फोर दोनों प्रीपोजिशन आते हैं। मुझे पता है आप आंसर, ओवर तो आ ही नहीं सकता और ना अबाउट आता, या तो आफ्टर आएगा या फोर आएगा। हैंकर आफ्टर का मीनिंग क्या होता है, लिख लेना प्यारे बच्चे। कम करवाओ मैम। हैंकर आफ्टर का मतलब होता है के पीछे भागना, फॉर ए स्ट्रॉन्ग डिजायर। स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर, किसी चीज के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होना, किसी पोजेशन के लिए, किसी भी चीज के लिए। मतलब अब वह पैसे के पीछे भागता है। ही हैंकर्स आफ्टर मनी। हैंकर आफ्टर माने का पीछा करना, किसी चीज के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होना, किसी चीज का पोजेशन होने की एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होना। जैसे वो कारों का बहुत ज्यादा शौक होना, बहुत डिजायर होना, उसको कहते हैं हैंकर आफ्टर। और हैंकर फोर का भी प्रयोग किया जाता है, वो भी इसी चीज के लिए किया जाता है जो चीज आपके पास है उसकी और इच्छा। लेकिन यहां ज्यादा एक्यूरेट क्या है सर, हैंकर मनी होगा, हैंकर फोर मनी होगा कि हैंकर आफ्टर मनी होगा? हैंकर आफ्टर इज द राइट आंसर, लिख लेना। सही सूटेबल आंसर क्या है? हैंकर आफ्टर का मतलब के पीछे भागना। वह पैसों के पीछे भागता है। किसके पीछे भागता है? वह पैसों के पीछे भागता है। ही हैंकर्स आफ्टर मनी। सेकंड का सही आंसर हो गया सी इज द राइट आंसर। सेकंड का सही आंसर क्या हो गया? सी इज द राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन, आई हैव एन, ये तो कई बार मैंने करा दिया है। ब्लड रिलेशनशिप में जो उम्र में आपसे बड़ा हो, आपके रिलेटिव्स में, सगे संबंधियों में जो आपके ब्लड रिलेशन होते हैं, ठीक है, रक्त संबंध होते हैं जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, ब्लड रिलेशन होते हैं, उनमें जो उम्र में आपसे बड़ा है उसके लिए हम क्या लगाएंगे? एल्डर लगाएंगे। ओल्डर नहीं आएगा, ये कंपैरेटिव डिग्री है, याद रखना। ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री है। जो ब्लड रिलेशन में
जो उम्र में आपसे बड़ा है उसके लिए यूज होगी, और जो पुराने समय का है, पुराने समय मतलब कोई भी चीज जो पुराने टाइम की है उसके लिए ओल्डर आएगा। ओल्डेस्ट मतलब सबसे ज्यादा पुराना, सुपरलेटिव डिग्री है। और फार्दर भी फार की कंपरेटिव डिग्री है, फार्दर भी फार की कंपरेटिव डिग्री है प्यारे बच्चों। और इसलिए आंसर क्या होगा, आई हैव एन एल्डर सिस्टर। अपने मार्क्स जरूर शेयर करिएगा प्लीज, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, ठीक है, थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं। राजू को मिला बेस्ट प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब यहाँ गिफ्ट है। राजू को सबसे अच्छा गिफ्ट मिला, ठीक है, कि जो उसने क्लास में परफॉर्म किया। ये बेस्ट क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री। आज के बाद कभी आपको सुपरलेटिव डिग्री दिखे उससे पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल कौन सा यूज किया जाता है प्यारे बच्चे, द का प्रयोग किया जाएगा 100%। 4 का सी इज द राइट आंसर। 4 का आंसर क्या हुआ, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 5 का, बहुत बढ़िया सर। आइडेंटिफाई द बेस्ट रिप्लेसमेंट। ऑल योर आंसर्स होगा या योर ऑल आंसर्स होगा या ऑल ऑफ योर आंसर्स होगा, क्या चेंज करें इसकी जगह पे। ऑल योर आंसर्स क्या सही है, इंग्लिश में ऑल योर आंसर्स, ANSWERS। क्या ये गलत है, इसकी जगह पे बेस्ट क्या आ सकता है, लगभग सही है, लगभग ठीक है ऑल योर आंसर्स। लेकिन इसकी जगह और दूसरा बेस्ट रिप्लेसमेंट क्या होता है, योर ऑल आंसर्स। क्या हो सकता है ये, याद रखना बेटा, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद ऑल नहीं आती, ऑल के बाद पजेसिव एडजेक्टिव आ सकता है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। योर एवरी आंसर, ये भी बिल्कुल गलत हो गया, इसका यहां कोई सेंस नहीं होगा, चेंज हो गया। एवरी नहीं लगा सकते ऑल की जगह पे। नो इम्प्रूवमेंट भी सही हो सकता है, लेकिन इस सबसे सही क्या है, यदि हमें ये नहीं लगाना है तो आप इसको जोर देने के लिए कि ऑल ऑफ योर आंसर्स, इंफेसाइज करने के लिए हम बी का यूज कर सकते हैं इसके जगह पे। ये भी अपने आप में ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन ऑल योर आंसर्स की जगह पे और हमें यार बेस्ट लगाना होगा तो हम क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ऑफ ऑल योर आंसर्स, ऑफ ऑल योर आंसर्स, ठीक है। 100% बी इज द राइट आंसर, 100% बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ, पांचवें का सही आंसर क्या होगा, ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, लगभग सही है, लेकिन इसकी जगह हमें और कुछ बेस्ट लगाना है तो ऑल ऑफ योर आंसर्स होगा, एम्फेसिस करने के लिए। सर छठवां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। छठवें क्वेश्चन में वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। चलिए, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। फीलिंग अनॉयड, गुस्सा होना एट द साइट ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट। जब गलत हो आपके साथ और आपको कुछ गलत होता हुआ देखिए और उसके बाद आपको जो गुस्सा आती है उसको एक वर्ड में क्या कहा जाता है, फटाफट बताओ भाई। फीलिंग और शोइंग एंगर, फटाफट बताओ। मान लो आप सड़क से निकल रहे हैं, आपके सामने कुछ गलत हो रहा है किसी के साथ में, आपने वो देखा और उसको गुस्सा आ रही है आपको, उसको क्या कहा जाता है, इंडिफरेंट किसे कहते हैं, ये वो व्यक्ति है जिसे मतलब ही नहीं है, चिंता मुक्त व्यक्ति कह लो इसे। कंसर्न माने चिंता, और इनकंसर्न मतलब इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उदासीन एक तरह से। इंडिफरेंट का मतलब लिख लेना उदासीन, अच्छा बुरा क्या हो रहा है भाड़ में जाए, ठीक है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये वो वाला व्यक्ति है, ठीक है। इंडिजेंट किसे कहते हैं ये तो आपको पता है, इंडिजेंट का मतलब होता है प्यारे बच्चे गरीब होना, ठीक है ना, PWR पुअर, और क्या होना, बहुत ही बुरी कंडीशन होना, बहुत ज्यादा गरीब होना। पुअर होना, नीडी होना, आप नीडी भी कह सकते हो, जरूरतमंद, ठीक है, उनको कहा जाता है इंडिजेंट। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। अगला क्या है सर, इनडिस्पोज्ड किसे कहते हैं, डिस्पोज का मतलब क्या हुआ, जिसको खराब किया जा सके, और इनडिस्पोज किसे कहोगे, डिस्पोज मतलब पूरी तरह से गुला हुआ, स्लाइटली, SLIGSTLY, स्लाइटली अनवेल। जब आपको तकलीफ होती है तो आप इंडिस्पोज्ड कहते हैं। इंडिस्पोजेबल कंडीशन होना मतलब थोड़ी सी बुरी स्थिति में होना, थोड़ी सी सही कंडीशन में ना होना। स्लाइटली अनवेल होना उसको इंडिस्पोज्ड कहते हैं, ये आंसर भी नहीं होगा। इंडिग्नेंट किसे कहते हैं, इंडिग्नेंट माने ये वो गुस्सा है, ये वो वाला गुस्सा या वो वाला क्रोध है जब आपको किसी पर आता है गुस्से वाली फीलिंग या क्रोध, जब कुछ भी आप गलत होते हुए देखते हैं किसी भी जगह पर, उसको इंडिग्नेंट कहते हैं, ठीक है। सोइंग एंगर और एनोयंस। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, फटाफट से बताओ। सी इज द राइट आंसर। छठवें का सही आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर।
सातवां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, एक्टिव एंड पैसिव बॉय, ही विल ऑब्जेक्ट विरोध करेगा, वह मेरे प्रस्ताव का विरोध करेगा, ऑब्जेक्ट टू माने विरोध करना, फिक्स प्रीपोजिशन है टू, माई प्रपोजल ऑब्जेक्ट हो गया, ही सब्जेक्ट हो गया, माई प्रपोजल को सब्जेक्ट बना देंगे, बिल का पैसिव में बिल भी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा टू बाई हिम, मुझे नहीं लगता कि ए के अलावा कोई गलती है, ये बिल्कुल गलत है, ऑब्जेक्शन आ गया यहाँ पे। वर्ब का नाउन यहाँ कैसे आ सकता है, यहाँ भी हिज ऑब्जेक्शन कर दिया, यहाँ देयर आ गया, कोई सेंस ही नहीं है, ए इज द राइट आंसर। एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट केवल आपको ऑप्शन देकर ही करने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन सर, आठवां क्वेश्चन बताओ फटाफट, ये लीजिए आठवां क्वेश्चन। एग्रीमेंट एक नाउन है और इसका अपोजिट बताना है, एग्रीमेंट एक नाउन है, इसका अपोजिट। एग्रीमेंट क्या होता है, आपके विचार किसी दूसरे से मिल रहे हैं, सहमति है, वो एग्रीमेंट हो गया, और जिसके विचार आपस में नहीं मिल रहे हैं वो डिस्कॉर्ड हो गया, सिंपल सी बात है, डिस्कॉर्ड माने लिख लो, जब आपके विचारधारा, आपके ओपिनियंस आर नॉट एग्रीड विद समवन एल्स, ठीक है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं। लैक ऑफ एग्रीमेंट को ही डिस्कॉर्ड कहा जाता है, जब आपके विचार नहीं मिलते हैं, लैक ऑफ एग्रीमेंट, AGGREMENT, लैक ऑफ एग्रीमेंट होता है, उसी को डिस्कॉर्ड कहा जाता है, जब आपके विचार, व्हेन योर ओपिनियंस आर डिफरेंट कंप्लीटली टू ईच अदर और वन एंड अदर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। फ्रेगमेंटेशन किसे कहते हैं, किसी चीज को टुकड़ों में कर देना, ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस और पार्ट्स, सिंपल सी बात है, किसी भी चीज फ्रेगमेंटेड जानते होंगे, विखंडन करना, विखंडन किसे कहते हैं, किसी चीज को खंडों खंडों में डिवाइड कर देना, छोटे छोटे पार्ट में बांट देना, एनीथिंग विच इज ब्रोकन इनटू पीसेस और स्मॉल पार्ट्स इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन, नाउन है, ठीक है, समझ में आएगा। डिसलोकेशन किसे कहते हैं, जल्दी बताओ। आंसर तो बी हो गया। डिसलोकेशन का मतलब ये, लोकेशन माने कोई एक जगह डिसलोकेशन, डिसलोकेटेड करना, किसी को एक जगह से हटा करके दूसरी जगह कर देना, उसको उस स्थान से पूरी तरह रिमूव कर देना, हटा देना, उसे डिसलोकेटेड कहा जाता है, ठीक है। फिजिकल डिस्टर्बेंस होता है, याद रखना ये क्या होता है। फिजिकल डिस्टर्बेंस का मतलब क्या हुआ सर, आप एक जगह पर रह रहे हो, लोकेटेड हो, आपको हटा दिया गया, सरकार ने वहां से हटाइए, इस जगह पर कुछ बनेगा, आपको दूसरे के भेज दिया या उखाड़ के फेंक दिया, उसको डिसलोकेशन कहा जाएगा। टर्बुलेंस किसे कहते हैं, जल्दी बताओ, टर्बुलेंस किसे कहते हैं, फटाफट से बताइए भाई, टाइम नहीं है। टर्बुलेंस किसे कहते हैं, लड़ाई झगड़े को, आपकी कोई कंफ्यूजन की कंडीशन बनी है, कोई डिसऑर्डर है आपका, ठीक है। एक होता है ऑर्डर, एक होता है डिसऑर्डर, कंफ्यूजन बना हुआ है, बहुत कंडीशन है, कॉन्फ्लिक्ट, आपस में झगड़े होते हैं, उसको टर्बुलेंस कहा जाता है, ठीक है ना। टर्बुलेंस का मतलब आपसी जो विवाद होते हैं उनको टर्बुलेंस कहा जाता है, आप कह सकते हो कॉन्फ्लिक्ट, CONFLICT, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कॉन्फ्यूजन हो गया, डिसऑर्डर हो गया, प्रॉपर कोई व्यवस्था ना होना, उसको टर्बुलेंस कहा जाता है, तितर बितर। आठवें का सही आंसर हो गया, 20 द राइट आंसर। नौवां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, जेनेसिस का मीनिंग क्या है, समानार्थी बताना है, सिनोनिम्स बताना है। जेनेसिस किसे कहते हैं, फटाफट से बताओ। जेनेसिस प्यारे बच्चे याद रख लेना, नहीं बताओ तो मैं आपको बता देता हूं, किसी भी चीज की जब आप शुरुआत कर रहे हैं, बिगिनिंग कर रहे हैं, बिगिनिंग ऑफ एनीथिंग, BEGINNING, किसी चीज की आप शुरुआत कर रहे हैं उसको जेनेसिस कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिगिनिंग हो जाएगा। रिलीवेंट किसे कहते हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू सब्जेक्ट, ये होगा ना, रिलीवेंट माने से संबंधित, किसी विषय से संबंधित उसको रिलेवेंट कहा जाता है। क्लोजली कनेक्टेड, कोई भी चीज जिस विषय पर मैं बात कर रहा हूं उसी से कनेक्टेड हो, उसको रिलेवेंट कहा जाता है। विषय से संबंधित, मूवमेंट एक आंदोलन होता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल, कोई भी लोगों का बहुत सारा समूह जो आंदोलन कर रहे हैं। एक तो मूवमेंट गति को कहते हैं, मोशन को, एक मूवमेंट मतलब बहुत सारे लोग एक ग्रुप में किसी गोल को अचीव करने के लिए, जैसे नेपाल में भी हुआ, बहुत सारे लोगों ने भगदड़ मचा के और सरकार को उखाड़ फेंक दिया, एक गोल चाहते थे वो लाइफ में। स्टाइल क्या है, स्टाइल माने कोई भी चीज जो न्यू इन ट्रेंड है, अभी अभी आई है, उसे स्टाइल कहा जाता है। स्टाइल का मतलब एनीथिंग विच हैव अ न्यू ट्रेंड इज कॉल्ड एज स्टाइल। क्लियर हुआ। 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, ऑल ऑफ अ सडन फायर, अचानक से जो आग लगती है, याद रखना, लिख लो, उसके लिए हमेशा ब्रोक आउट होती है। ब्रोक आउट मतलब कोई भी आग लगना, स्पेशली आग के लिए आता है, लिख लेना, ऑल ऑफ अ सडन फायर ब्रोक आउट इन माई रूम, अचानक से मेरे रूम में अचानक से आग लगी, ठीक है। डायरेक्ट लिख लो, कोई लिखना ही नहीं है कुछ भी। ब्रोक आउट हमेशा अचानक से लगने वाली आग के लिए आता है। ब्रोक आउट का मीनिंग ही क्या होता है, अ फायर स्टार्टिंग सडनली, अ फायर, प्लीज लिख लेना इस चीज को, ये फ्रेजल वर्ब है। ब्रोक आउट का मीनिंग ही मतलब स्पेशली आग के लिए आता है। अ फायर स्टार्टिंग सडनली, या फिर अ को हटा के फायर स्टार्टिंग सडनली, ठीक है। अब फायर स्टार्टिंग सडनली उसी को कहा जाता है ब्रोक आउट। 100% यहाँ पे आउट आएगा, आंख बंद करके लगा दीजिए। 11वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने लीजिए, 11वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने,
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, मैम देख लीजिए एक बार, दिख रहा है। थॉमस सेड, थॉमस ने कहा, ये इनडायरेक्ट स्पीच है, इसको डायरेक्ट में बनाना है। ही वुड मीट, वो मिलेगा एनडी से अगले दिन, फॉलोइंग डे, एंड आस्क्ड हिम 1 o'clock, क्या उसके लिए 1 बजे का समय सूट करेगा, सही रहेगा? फटाफट से बताओ, ये इनडायरेक्ट इसको डायरेक्ट में बनाना है। सेड दैट आ रही है, उससे कहा होगा, और ही वुड आ रही है तो यहाँ विल आ जाएगा। ही की जगह यहाँ कन्वर्ट किया होगा थॉमस के अकॉर्डिंग, इसलिए आई आ जाएगा। थॉमस सेड टू एंडी, आई विल मीट द फॉलोइंग मंडे। यहाँ फॉलोइंग मंडे आ रही है, गलत है, क्योंकि फॉलोइंग मंडे चेंज होना चाहिए। फॉलोइंग मंडे, आने वाले मंडे को, तो ये ठीक चल जाएगा, सॉरी। एंड विल 1 o'clock सूट हिम, गलत नहीं कहेंगे। फटाफट से बताओ आंसर क्या होगा इसका। 11वें क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। फॉलोइंग मंडे, तो फॉलोइंग मंडे रहेगा, मुझे लगा सैटरडे, मतलब वो है, टुमारो है, इसलिए फॉलोइंग मंडे रहेगा। एंड आस्क्ड पूछा, इसलिए क्वेश्चन क्या होगा, क्या 1 बजे, 1 बजे का टाइम आपके लिए सही रहेगा? ए इज द राइट आंसर। सर आगे के क्वेश्चन गलत क्यों है? यहाँ 2 बार एनडी, यहाँ 2 बार एनडी नहीं आ सकता, एनडी लगा दिया 2 बार। वुड कैसे आ जाएगा डायरेक्ट स्पीच में? विल आता है। यहाँ थॉमस सेड टू एनडी, यहाँ भी 2 बार एनडी आ रहा है, बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। सर डी ऑप्शन और दिखा दो एक बार, लीजिए डी ऑप्शन, यहाँ भी 2 बार एनडी और यहाँ भी 2 बार एनडी, इसलिए ये भी गलत हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर ये लगाना है, क्योंकि हर बाकी के ऑप्शन में 2 बार एनडी यहाँ किया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच बनाना था प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है? 12वां 11 का आंसर ये हो गया। 12वां क्वेश्चन बताओ। आइटम्स फ्रेज है, यू विल, तुम सफल हो जाओगे जिंदगी में, तो मेरी बातों को क्या सुनोगे, मेरी जो सलाह है उसको कैसे सुनोगे? जल्दी जल्दी नॉर्मल सुनोगे, 1-2 बातें लोगे, या टू द लेटर? टू द लेटर किसे कहते हैं? पूरा फ्रेज लिख लेना। टू द लेटर पूछा गया है, अंडरलाइन है, पूरे में हुई नहीं है, अंडरलाइन है। टू द लेटर का मतलब हुआ तुम मेरी हर बात को डिटेल में जानोगे, मेरी हर बात को डिटेल में फॉलो करोगे, मेरे जो मैंने सलाह दी है, तो तुम 100% सफलता पाओगे। यू विल गेट सक्सेस, यू विल गेट सक्सेस, और यू विल गेट सक्सीड श्योरली इफ यू फॉलो माई एडवाइस टू द लेटर। टू द लेटर मतलब पॉइंट टू पॉइंट मानोगे, इसका मतलब हो गया डिटेल में कोई चीज आप फॉलो करते हो जो बताई गई है। टू द लेटर का मतलब है कोई भी चीज थॉरोली, डिटेल में, कंप्लीटली यदि आप फॉलो कर रहे हो तो 100% सफलता मिल जाएगी। आंसर क्या हो गया? सी इज द राइट आंसर। सर 13वां क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पर? चलो बताओ, फटाफट से बता दो। ये तो अच्छा क्वेश्चन है। कंडीशनल सेंटेंस पढ़े होंगे। यदि उसने मेहनत की होती, इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव, तो उसे अच्छे नंबर मिलते। आंख बंद करके लिख लो। इफ क्लॉज यार पास्ट परफेक्ट में है, इफ क्लॉज यदि पास्ट परफेक्ट में है, हैड प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन क्लॉज में अगले वाक्य में लिखो वुड हैव प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां वुड हैव तो दिया गया है, थर्ड फॉर्म सिक्योर नहीं आएगी, सिक्योरिंग नहीं आएगी, सिक्योर्ड आएगी। अगला ऑप्शन दिया गया, दिखा रहा हूं मैं अभी आपको, अगला ऑप्शन दिया गया, दिखा रहा हूं। 13वें में 2 ऑप्शन आगे हैं, सिक्योर्ड आएगी 100%। यदि उसने मेहनत की होती तो 100% वो अच्छे नंबर लाता। इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव सिक्योर्ड गुड मार्क्स। मतलब सर सिक्योर्ड कहां है फिर ऑप्शन में? 13वें के 2 ऑप्शन ये रहे, सी इज द राइट आंसर। 13वें के 2 ऑप्शन ये रहे, सी इज द राइट आंसर 100%। इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट में, तो मेन क्लॉज में वुड हैव प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म। सर 14वां क्वेश्चन, बेगिंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जीरंड है, ये कह लो, इसकी वर्ब बतानी है। BEGG, बैग क्यों नहीं होगा बताओ फटाफट। बैग का मीनिंग ही दूसरा हो गया, ये BEG है, और यहां जो BEGG है वो बैग माने होता है बैगर, जो होता है भीख मांगना, इसलिए ये तो हो नहीं सकता। ये तो दूसरी वर्ब हो गई अलग। बैगेबल कोई भी चीज जो बैग में रखी जा सकती है, इनटू बैग्स कोई भी चीज जो बैग में रखी जा सके, हम जो बैग यूज करते हैं, ठीक है। यहां ये बैग क्या है? ये बैग, ये BEGG तो कुछ होता ही नहीं है, मतलब कोई वर्ब ही नहीं, नाम ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। बैगेबल एक मीनिंग होता है कि जिसको बैग में रखा जा सके, बैगेबल हो गया। ये बैग क्या है? बेस फॉर्म है बैग की, ये बैग की बेस फॉर्म है भीख मांगना, टू बैग बोलते हैं उसको, इसकी बेस फॉर्म है ये, ठीक है ना। बैगिंग एक जीरंड है इसी का, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। बैगर भिखारी है, ये ऑप्शन मांगा नहीं क्योंकि ये कोई नाउन है, वर्ब नहीं है, इसलिए बेस नाउन या बेस सॉरी वर्ब कौन से हो गए? BEG हो गए। बैगिंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, भीख मांगना कोई भी चीज, और बैग क्या हो गया? बेस फॉर्म हो गई, मतलब भीख मांगना, और इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। कोई डाउट? अगला क्वेश्चन क्या है सर? इधर देख लेते हैं, लीजिए 15वां क्वेश्चन। मैम देखिए एक बार प्लीज, दिख रहा है? ही फिनिश्ड फर्स्ट, उसने पहले खत्म किया, और ही बिगेन लेट, जबकि उसने शुरू
जो शुरुआत की थी वो लेट करी थी, सबसे लेट शुरुआत करी थी, लेकिन उसने खत्म बहुत पहले कर लिया। मुझे पता है आप क्या कहोगे, सर सिंस तो आएगा नहीं क्योंकि वो तो टाइम के लिए या फिर रीजन के लिए आता है। सर दो आ जाएगा, यद्यपि उसने पहले खत्म कर लिया, यद्यपि उसने देर से शुरुआत करी थी, ये आप सही तो कह रहे हो। यट ऑल्दो के साथ आता है, नॉर्मल नहीं आता, दो के साथ में भी आएगा। यट या ऑल्दो के साथ यट आता है, कॉम्बिनेशन में आएंगे। यार ऐसा होता ऑल्दो ही बिगिन लेट यट ही फिनिश्ड फर्स्ट, तो चल जाता यट और दो। सबसे सही बेसिक फॉर्म में जो आजकल यूज होगा वो क्या होगा, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए दोनों वर्ब के बीच में कॉन्ट्रास्ट है, मतलब सर दोनों वर्ब एक दूसरे की ठीक अपोजिट बता रही हैं कि उसने देर से शुरू किया था, मतलब उसे देर से ही खत्म करना था, लेकिन उसने सबसे पहले खत्म कर लिया। दोनों के वर्ब में कॉन्ट्रास्ट है, विरोधाभास है, और इसलिए बट इज द राइट आंसर। 100% ए इज द राइट आंसर। कोई डाउट क्लियर हुआ? कोई डाउट प्यारे बच्चे? जल्दी बताओ। 16वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने लीजिए। सेंटेंस मोस्ट मीनिंगफुल बताओ। वो इलेक्शन के लिए क्या कर रहा है? प्रचार करने को क्या कहते हैं? कैनवासिंग कहते हैं। तो कैनवास तो बर्तन भंडार होता है ये वाला। ये कैनवास क्या होता है? CANVASSING, चुनाव प्रचार करना, चुनाव के लिए, मतदान के लिए, कोई भी कैंपेनिंग करना, चुनाव का प्रचार करना, चुनाव कैंपेन करना, इलेक्शन की कैंपेनिंग करना, उसको कैनवासिंग कहा जाता है। वो चुनाव के लिए प्रचार कर रहा है, इसी को कैनवासिंग कहा जाता है, कैंपेनिंग करना। ए इज द राइट आंसर। ये तो कैनवास बर्तन और वो होते हैं, कैनवास से बना हुआ कोई भी चीज, ठीक है, इसलिए ए इज द राइट आंसर होगा। सर 17 से और आगे तक कितने, क्या है ये पैसेज है सर। आप पढ़ना चाहो तो इस पैसेज को पढ़ लो। मैम दिख रहा है कि नहीं? ये जल्दी देखो, पैसेज पूरा दिख रहा है? ये पूरा पैसेज मैं दिखा देता हूं आपको, और इधर ले लेते हैं, लीजिए। अब पढ़िए इस पैसेज को पूरा फटाफट, आपके सामने मैंने लिख दे दिया है। फिर मैं एक साथ क्वेश्चन कराऊंगा इसके। आई रेदर प्राइड माई सेल्फ, लेखक कह रहा है मुझे उस खुद पर बहुत घमंड है, मतलब बहुत ज्यादा गर्व है। ऑन माई पैकिंग, मेरी पैकिंग पर मुझे बहुत गर्व है। पैकिंग इज वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स, वो वाली चीजों में से एक होती है, दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन, जितने लोग जीवित हैं उनसे मैं ज्यादा जानता हूँ। लेखक कह रहा है मुझे ऐसा लगता है, मेरे विचार हैं। इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ, ये मुझे बहुत आश्चर्य करती है। समटाइम्स हाउ मैनी ऐसी थिंग्स सच देयर आर, जो बहुत सारी हैं जो मैं कर सकता हूँ। आई इम्प्रेस्ड, मैं प्रभावित करता हूँ, द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस, जॉर्ज और हैरिस की बातों से, टोल्ड देम दैट, उन्हें बताया, दे हैड बेटर लीव द होल मैटर, वो पूरे मैटर को छोड़ सकते हैं, एंटायरली टू मी, मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं। दे फेल इनटू द सजेशन, वो आपस में सुझावों में पड़ जाते हैं, विद द रेडीनेस, ये चीज जानने के लिए, हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट, ठीक है, उनके बारे में कोई भी चीज जो कैसी होती है, अनकैनी अबाउट होती है, वो इस चीज के चक्कर में पड़ जाते हैं। और इसका जॉर्ज पुट ऑन अ पाइप, एक पाइप को वो रखा, स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर के ऊपर फैला करके, एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग, अपनी लेग को कॉक कर दिया, ऑन द टेबल, एंड लिट अ सिगार, और एक सिगार को जलाया, ठीक है। सर पहला क्वेश्चन क्या है? यहाँ लेखक अपने विचार बताया, राइटर ऑफर्ड टू, क्या ऑफर्ड कर रहा है जल्दी बताओ। 17 का आंसर क्या होगा? राइटर क्या ऑफर्ड कर रहा है जल्दी बताइए फटाफट से। सिट ऑन एन इजी चेयर, एक इजी चेयर पर बैठना ऑफर कर रहा है, सोचकर देखना लेखक यहाँ जो क्या ऑफर कर रहा है। या पैक ऑन हिज ऑन, खुद ही पैक करने की बात कर रहा है, या पैक फॉर ऑल ऑफ देम फॉर द ट्रिप ऑन हिज ऑन, ट्रिप पर जाने के लिए पैक की बात कर रहा है, ये भी बात नहीं हो रही है। लाइट पाइप डालने की बात कर रहा है, खुद ही कर रहा है कि मैं कोई भी काम, मुझे खुद पर गर्व है कि मैं किसी और अच्छे से, किसी दूसरे से बेहतर पैकिंग कर लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन, ऑथर्स फ्रेंड है, फेल इनटू द सजेशन में पड़ जाते हैं, इसका क्या मीनिंग है? आपस में सुझावों में पड़ जाते हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ? एग्री टू द ऑथर सजेशन, फेल डाउन ऑन द फ्लोर पर गिर जाते हैं, स्टार्ट लाफिंग, या वर हैप्पी एट हिज सजेशन, सजेशन पर हैप्पी होते हैं। जल्दी बताओ 18वें का सही आंसर क्या होगा? लेखक के जो विचार दोस्त हैं जॉर्ज और हैरिस, वो क्या है? ऑथर्स के जो फ्रेंड है, फेल इनटू द सजेशन में पड़ जाते हैं, मतलब एग्री हो जाते हैं ऑथर की बातों से। लेखक कह रहा है वो मेरी बातों से बिल्कुल एग्री हो जाते हैं कि हाँ ऐसा कर लो। ए इज द राइट आंसर होगा, बिल्कुल 100%। सर अगला क्वेश्चन क्या हुआ ये बताओ। 19वां क्वेश्चन, एक वर्ड आया यहाँ पे अनकैनी, उसका मीनिंग क्या है? अनकैनी का मीनिंग बताओ यार फटाफट से। अनकैनी वो व्यक्ति हैं, याद रखना, जो सुंदर हैं, लवली, प्यारे हैं, बहुत सुंदर हैं, या स्ट्रेंड, अजनबियों को अनकैनी कहा जाता है। दैट आर नॉट फैमिलियर, जो परिचित नहीं, जिनसे आप परिचित नहीं हैं, उनको स्ट्रेंज कहा जाता है। और ऑथर यहाँ क्या है जता बताओ। एरोगेंट, घमंडी है, अपने दोस्तों का मजाक उड़ा रहा है, हैप्पी, अपनी ट्रिप के बारे में, सोरफ, अपने पर उसे पूरा पक्का भरोसा है, घमंडी नहीं कहेंगे। वो कह रहा है ये जो मैं पैकिंग करूँ ऐसी दुनिया में कोई कर नहीं पाएगा, मेरे
मेरे दोस्त कभी नहीं कर सकते, और वो मेरी ही बातों को मानते हैं, सजेशन को। श्योर ऑफ हिमसेल्फ, खुद पर उसे पूरा विश्वास है। हम ये नहीं कहेंगे एरोगेंट है, उसने मेहनत करनी है, उसे खुद पर बहुत ज्यादा विश्वास है, पूरा विश्वास है उसे खुद पर, इसलिए लेखक इस बात को कह रहा है। अब मैं आपको यहां बता दूं प्यारे बच्चे, यदि रिटन क्लियर करने के बाद आप चाहते हैं कि फेज सेकंड के लिए ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको प्रॉपर फिजिकल मिल जाए, मेडिकल चेकअप मिल जाए प्रॉपरली, आपके 2-2 घंटे के प्रॉपर क्लास मिल जाए और एक बैच में केवल 20 बच्चे से ज्यादा ना हो और बहुत ही कम फीस हो, तो आपको एक ही जगह आ जाना है। रिटन के तुरंत बाद या तो रिजल्ट आने के बाद आना है, और रिटन के बाद आपको कॉल करके सारी जानकारी ले लेनी है। सुधीर डिफेंस एकेडमी इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एयरफोर्स फेज सेकंड। यहीं पर रहना, खाना, फिजिकल, मेडिकल सब कुछ आपको टॉप क्लास का मिला होगा, टॉप क्लास। आप जानकर आश्चर्य करेंगे, 192 बच्चे आए थे पिछली बार, अभी जो सेशन निकल के गया सेकंड 2026 का, और उसमें से 156 बच्चों ने फेज सेकंड क्लियर किया, मतलब मेडिकल डेट मिली है। 192 बच्चों में से 156 बच्चों ने फेज सेकंड क्लियर किया है, और ये मैं कितने भी नंबर आपको दे सकता हूं अलग अलग जैसे आए हुए बच्चों के। पूरे भारत से मेरे यहाँ बच्चे आते हैं। बहुत बेहतरीन खाना, बहुत बेहतरीन, मैं बार बार कह रहा हूं, हर चीज टॉप लेवल की। एक बार बस आप पर देखिए, कॉल कर लीजिएगा रिजल्ट के बाद। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।